बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कशन में रखने वाले हैं जो हॉट टॉपिक है इस वक्त, ख़बरों की जीनत बना हुआ है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, नो कॉन्फिडेंस। हम एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ डिसक्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 63 एंड 63A डिस्कस करेंगे। किसी पार्टी का ना तो हम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, ना ही हम किसी पार्टी के बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ 63 को और 63A को हम डिस्कस करने वाले हैं और सादा ज़बान में समझेंगे कि 63 एंड 63A है क्या। सबसे पहले हम देख लेंगे कि 63 में क्या है। 63 में डिसक्वालिफिकेशन है ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट। वो उसमें ग्राउंड्स दी गई हैं जिसमें किसी भी मेंबर की डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है या वो इलेक्शन जिन बेसिस पे नहीं लड़ सकता, अगर उसने ऑलरेडी इलेक्शन लड़ के वो पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका है तो वो उसको हटाया जा सकता है। तो ये कुछ जनरल नेचर को हम डिस्कस करेंगे कि वो अनसाउंड माइंड हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या उसकी वो सिटीज़नशिप जो है वो उसकी ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से, किसी और मुल्क में वो जाके शहरियत ले ले, किसी बेनिफिटेड ऑफिस को ज्वाइन कर ले, प्रॉफिटेबल कोई ऑफिस ज्वाइन कर ले, वो गवर्नमेंट का हो, डिसमिस हो जाता है किसी गवर्नमेंट सर्विस से, या कोई ऐसा वो कन्विक्टेड हो जाता है। तो दीज काइंड ऑफ कंडीशंस आर गिवन इन 63। अब 63A आज हमारा इशू है। 63A है क्या, कब इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई ऐसा मेंबर अगर 63A की वायलेशन करता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। 63A की इंडक्शन 18th अमेंडमेंट में हुई। 63A जो उसका टाइटल है डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शंस एट्सेट्रा। ये इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो 63A है ये स्टार्ट कब होगा, उसका प्रोसेस कब होगा और कौन कौन से लोग इसके अंडर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी एक पार्टी का मेंबर, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल PTI है, PP है, नून लीग है, या किसी भी पार्टी का मेंबर, वो उस पार्टी की टिकट पे अगर वो इलेक्ट होके पार्लियामेंट का मेंबर बनता है तो उसके बाद अगर वो उस पार्टी की ओहदेदारी से रिज़ाइन कर दे, नंबर 1। नंबर 2, या किसी दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन कर ले। इधर बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो क्लास ए है 63A की सब क्लास ए है, रिज़ाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी आर ज्वाइंस एन अदर पार्लियामेंटेरियन पार्टी। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक तो है कि वो रिज़ाइन करे, दूसरा ये है कि वो ज्वाइन कर ले। अब ज्वाइन की डेफिनेशन बड़ी अहम है, समझना ज़रूरी है कि अगर किसी दूसरी पार्टी से जाके वो मीटिंग अटेंड करता है या उनके साथ बैठ के खाना खाता है या डिस्कशन में या उनके किसी स्लोगन का हिस्सा बनता है तो ये ज्वाइनिंग नहीं है। ज्वाइनिंग इज़ फॉर्मल ज्वाइनिंग। जैसे उसने मेंबरशिप अपनी पार्टी में ली ऐसे ही वो मेंबरशिप दूसरी पार्टी में ले ले। इलेक्ट होके ए पार्टी के टिकट पे आया और जाके वो मेंबरशिप दूसरी बी पार्टी की ले ले तो ये इस टर्म में वो ज्वाइनिंग में आएगा। अब ए से आगे जो बी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इस वक्त मैटर इन डिस्कशन है, हॉट टॉपिक है, वो बी है। वोट्स आर abstains from voting in the house of contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to। अब इधर से स्टार्ट होगा
कि अगर वो वोट दे दे या वोट ना दे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्लियामेंट्री पार्टी, तो उस पर बी एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी उसने इंटेंशन की है, नीयत बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो बी स्टार्ट नहीं होगा। बी की एग्जीक्यूशन उस वक्त स्टार्ट होगी जब वो वोट कर दे या वोट करने से मना हो जाए या ना करे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी। आगे सब्सिक्वेंटली पार्टी स्टैंड्स फॉर पार्टी हेड। वो 3 टर्म्स होंगी जहां पे उसको वोट करना या ना करना इसमें आएगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, दूसरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। इस वक्त जो डिस्कशन में है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तीसरा वो मनी बिल है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब अगर बी स्टार्ट होता है 63 का सब क्लास बी, उसमें है कि वो वोट डाल दे या अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग हो, तो फिर आगे 2 में नो कॉन्फिडेंस के वोट में, जैसे अब नो कॉन्फिडेंस से एक पार्टी ने मूव किया किसी भी सीट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, अब जो कुछ मेंबर्स जो अपनी पार्टी की डायरेक्शन नज़र आ रहा है फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक ना उन्होंने वोट डाला है, ना उन्होंने अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग किया है, ना उन्होंने अभी कोई दूसरी पार्टी को फॉर्मली ज्वाइन किया। ये जो इसकी 63A की वर्डिक्ट है एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ और जो वर्डिंग आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही है कि जब वो वोट डाल देंगे या ऐसा कोई एक्शन जहाँ पे उन्हें हदायत की जाए कि आप वोट डालें और वो वोट ना डालें, उस सूरत में पार्टी हेड क्या करेगा, आगे फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसका जो प्रोसेस है वो आगे बयान किया गया है, लेकिन उससे पहले जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो 3 मैंने बयान कर दिए हैं। दोबारा दोहरा देता हूँ आसान ज़बान में कि एक तो वो अपनी पार्टी की ओहदेदारी से या मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दें, दूसरा वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, तीसरा ये है कि वो पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट डाल दे या पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट ना डाले। तो वो इलेक्शन हो प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। तीसरा भी जिक्र कर देते हैं क्योंकि लॉ की डिस्कशन है, आज डिस्कशन नहीं है, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई बिल हो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जब ये 3 चीज़ें वो मेंबर कर गुजरे, 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी कर गुजरे, तो फिर उसका जो पार्टी हेड है वो उसे इन राइटिंग डिक्लेयर कर देगा डिफेक्टिव। उसको इन राइटिंग डिफेक्टेड डिक्लेयर कर देगा पार्टी हेड, और जब डिफेक्टेड डिक्लेयर करेगा तो उसके बाद वो एक कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर नेशनल असेंबली है तो स्पीकर बनेगा, इसी तरह अगर प्रोविंशियल असेंबली है तो उसका स्पीकर बनेगा, अगर सेनेट का कोई ऐसा मेंबर करता है तो फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सेनेट बनेगा, तो उसको वो फॉरवर्ड कर देगा पार्टी हेड। और एक कॉपी उसने भेज दी स्पीकर को इन द प्रेजेंट केस, एक कॉपी उसने भेज देनी है चीफ इलेक्शन कमीशन को, और एक कॉपी उसने उस मेंबर को जिसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाना होता है। और उसमें फिर ये भी ज़रूरी है कि ये प्रोसेस डिक्लेरेशन से पहले उसे शो कॉज नोटिस भी दिया गया हो कि यू हैव कमिटेड सच एंड सच एक्शन, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन ले ली जाए। अब जब वो पर्सन जिसने ये एक्शन कर लिए जो ऊपर बयान किए गए हैं, उस पे जब वो पार्टी हेड उसकी डिक्लेरेशन इन राइटिंग करके
प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर को देता है, तो स्पीकर ने 2 दिन के अंदर अंदर वो फॉरवर्ड करनी होती है चीफ इलेक्शन कमीशन को। अगर स्पीकर 2 दिन में नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंड ट्रांसफर्ड, क्योंकि एक आपकी डायरेक्ट भी पार्टी हेड ने भेजी होती है। तो 2 दिन बाद उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, और वो विद इन 30 डेज़ उस अगर वो प्रोसीडिंग के बाद ये फाउंड कर ले कि ऊपर वाली जो कंडीशन गिवन है 63A की सब क्लास ए एंड बी में से कोई भी क्लास जो गिवन है उसका वो मुर्तकिब हुआ है, तो वो डिक्लेरेशन जो है वो दे देगा। चीफ इलेक्शन कमीशन उस डिक्लेरेशन को कंफर्म करेगा। अब ये बड़ा अहम है, ये हम 63A का 4 पढ़ेंगे। वेयर द इलेक्शन कमीशन कंफर्म्स द डिक्लेरेशन द मेंबर रेफर्ड टू इन क्लास 1 shall cease to member of the house and his seat shall become vacant। अब जो बॉडी है, जो कंटेंट्स हैं इस आर्टिकल के, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र कोई नहीं। उसमें ये सारी डिस्कशन होने के बाद जब पार्टी हेड उसको डिफेक्टेड डिक्लेयर कर देगा और फिर वो प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म कर देता है उस डिक्लेरेशन को कि एग्जैक्टली पार्टी हेड ने बिल्कुल सेम इसको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया है, तो वो उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। अब इस पे जो क्वेश्चन अराइजेज होगा कि अगर इस प्रोसेस के बाद 63 के अंदर अगर कोई बंदा डिफेक्टिव डिक्लेयर होता है तो और उसकी उस डिफेक्टेड की डिक्लेरेशन भी इलेक्शन कमीशन कर देता है, तो उसके बाद क्या वो डिस्क्वालीफाइड है? डिस्क्वालीफाइड मीन्स कि क्या वो अब इसी टर्म का इलेक्शन दोबारा लड़ सकता है या किसी भी टर्म का वो इलेक्शन दोबारा लड़ सकता है, किसी और सीट पे, किसी और पार्टी की टिकट पे या आज़ाद। तो इस वक्त जो सहल ज़बान है, जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल इंटरप्रिटेशन है, उसके मुताबिक इसका क्वेश्चन तो पॉजिटिव में है कि ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, क्योंकि इधर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, इधर सिर्फ ये है कि जो उसकी डिफेक्टिव स्टेटस है उसको चीफ इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म कर देना है। तो उस जो मेंबर ने उस पार्टी की टिकट पे जो सीट विन की थी वो सीट वेकेंट हो जाएगी, और अगर उस ही इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन ज़िमनी इलेक्शन तो ही कैन। और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन इस 63A की रोशनी में और आज तक जितनी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन विद रिगार्ड टू 63 हैं उनको मिला करके पढ़ने से ये समझ में आती है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ना इस टर्म के लिए होगी ना फॉर एवर के लिए होगी। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कोई अदरवाइज व्यू लेती है तो वो प्रिवेल करेगा। हमने तो इसको सादा ज़बान में अंडरस्टैंड किया और सादा ज़बान में आपको समझाने की कोशिश की। अब इसमें एक चीज़ जो रह गई है कि अगर वो मेंबर उस डिक्लेरेशन से अग्रीव्ड होता है, जो डिक्लेरेशन स्पीकर ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हेड ऑफ द पार्टी की है, तो ही मे फाइल अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। अब ये क्वेश्चन अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे देती है तो वो फिर भी मेंबर रहेगा, सीट तो वेकेंट ना हुई। अब ये सारी क्वेश्चन फैक्चुअल डिसाइड होंगी अगर कोई मैटर इस केस इस तरह के हालात में आता है। आजकल के सिनेरियो के मुताबिक जो मेंबर 13-14 मेंबर हैं, 10-12 जो भी हैं किसी भी पार्टी के, पीटीआई के, वो नज़र जो आ रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं। तो अब अगर उन्होंने दूसरी पार्टी की मेंबरशिप ले ली है तो भी उन पे 63A की सब क्लास ए एप्लीकेबल हो जाएगी, या दूसरी सूरत में वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो रिसेंटली होने जा रहा है उसमें एंगेज द पार्टी डायरेक्शन वोट डाल देते हैं तो भी 63A की सब क्लास बी उन पे एप्लीकेबल हो जाएगी। और फिर उसके बाद पार्टी हेड जो है वो ये सारा प्रोसेस करेगा। और एज़ पर दी कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल जो इस वक्त रेफरेंसेस भेजा है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ प्री मैच्योर। अभी
वो एक्ट होना बाकी हैं, या तो वो उनकी ज्वाइनिंग विद अदर पार्टी प्रूफ हो जाए या वो वोट डालना उनका साबित हो जाए, तो उसके बाद 63A एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके मुताबिक वो डिफेक्टेड डिक्लेयर हो जाएंगे और उस पर फिर जो सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन उससे ये हरगज़, इस वर्डिंग से ये हरगज़ नहीं साबित हो रहा कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू कंटेस्ट द इलेक्शन या डिस्क्वालीफाई टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर दिस टर्म और फॉर लाइफ टाइम। ये आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।